नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 6 का जो मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसका जो पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस पेपर के हम मुख्य प्रश्न या यूँ कहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस आपका एज यूजुअल 4 यूनिट में डिवाइड है, जो कि शुरुआत वाली यूनिट कोल्ड वार शेयरिंग से रिलेटेड है, बाद में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से है, फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड से रिलेटेड है, और लास्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि मेजर पेपर है तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो माइनर की तरह आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लो। मैं ये कहूँगा आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसको डीपली से पढ़ो। मेजर पेपर हमेशा एक एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, और एक एक्सपर्ट ही उसको चेक भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेजर पेपर का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि छठा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी पहली बार ले रही है, तो मेरा ये मानना है कि पेपर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। तो चलो यूनिट फर्स्ट से हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध क्या है। द कोल्ड वॉर was a period of political, ideological, economic, and military rivalry between the United States and the Soviet Union from 1947 to 1991, without डायरेक्ट लार्ज स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। यानी कि शीत युद्ध 1947 से लेकर 1951 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला एक राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा का एक काल रहा, जिसमें दोनों ही महाशक्तियों के बीच कोई प्रत्यक्ष व्यापक युद्ध नहीं हुआ था। यानी कि आमने सामने आकर इन्होंने कोई ऐसे आर्म्ड फोर्स की तरह लड़ाइयाँ नहीं करी थी, बस एक लंबे टाइम तक दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच एक तनातनी चली, वो चाहे राजनीतिक मुद्दों को लेकर, वैचारिक मुद्दों को, आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा को लेकर ऐसा चला था, जिसे कोल्ड वार का क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्धोत्तर काल से आपका क्या अभिप्राय है। द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा बिगन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। यानी कि शीत युद्धोत्तर काल का प्रारंभ 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, चेंजिंग पावर रिलेशंस, रीजनल कोऑपरेशन एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू ग्लोबल चैलेंजेस। यानी कि इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसके बाद वैश्वीकरण, बदलता शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय सहयोग और नई वैश्विक चुनौतियों का उदय हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1947 से 1991 तक जो टाइम चला दोनों शक्तियों के बीच, उसे कोल्ड वॉर कहा गया, और उसके बाद का जो टाइम था उसे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कहा गया है। मेंशन एनी टू कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दो समसामयिकी प्रवृत्तियां बताओ। यानी कि अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इंक्लूड ग्लोबलाइजेशन, मल्टीपोलैरिटी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर प्रमुख समसामयिकी प्रवृत्तियों की बात करें तो वैश्वीकरण का दौर है, सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुधुरीय व्यवस्था है। यानी कि कोई ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया में कोई एक ही देश का बाहुल्य है, या सॉरी एक ही देश का हुकूमत जैसा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी शक्तियां हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, सोवियत हो यानी कि रशिया हो। तो एक मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड है, क्षेत्रीय संगठन है, यानी कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवाद है ही है, जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, और राष्ट्र की बढ़ती एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, यानी कि हम तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, कोई हम पे सब्जियों के लिए निर्भर है, कहीं पे हम मशीनों के लिए निर्भर है। तो इंटरडिपेंडेंसी देश में या दुनिया में एक दूसरे देशों में बढ़ रही है। ये अभी वर्तमान की कंटेम्प्रेरी इश्यूज ट्रेंडिंग चलने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, प्रमोट कोऑपरेशन एंड प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, और भविष्य में युद्ध ना हो इन चीजों को रोकने के उद्देश्य से यूएनओ की क्या करी गई, स्थापना की गई थी। नेम द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। यानी 6 इसके प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा,
सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद है, ये यूनाइटेड नेशंस के 6 अंग के तौर पे काम करते हैं। मेंशन एनी टू पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई 2 राजनीतिक शक्तियां लिखिए। द यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, supports human rights and provides a platform for dialogue among member states। संयुक्त राष्ट्र संघ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, मानवाधिकारों का समर्थन करता है और जो सदस्य देश है उनको संवाद का साझा करने का क्या देता है, मंच प्रदान करता है। ये यूनाइटेड नेशन के मेजर तौर पे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पे कह सकते हो या उसके कुछ विशेषताएं कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू वीकनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई 2 दुर्बलताएं बताइए। Major weaknesses include the veto power of the 5 permanent members of the Security Council and the inability to effectively prevent all international conflicts। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर प्रमुख कमियों की बात करें या दुर्बलताओं की बात करें, कमी तो नहीं कह सकते, दुर्बलता है, यानी कि जहां पे ये थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, वो है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर यानी कि वीटो अधिकार मिला हुआ है तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को प्रभावी ढंग से रोक पाने में यूएनओ क्या है, असफल है, या यूं कहे यह प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाता क्योंकि दूसरी शक्तियां और भी अवेलेबल है। व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। द यूनाइटेड नेशंस मेंटेन्स पीस थ्रू पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, सैंक्शंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, विवाद समाधान के जरिए, प्रतिबंधों के जरिए, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माध्यम से विश्व शांति बनाए रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। वाई डज इंडिया डिमांड परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग क्यों करता है। इंडिया सीक्स परमानेंट मेंबरशिप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ग्रोइंग इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। भारत अपनी विशाल जनसंख्या के कारण, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण, दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था के कारण, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देने और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग करता है कि मुझे स्थायी सदस्य बनाया जाए। मेंशन एनी टू रिफॉर्म्स डिमांडेड इन यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित कोई 2 सुधार बताओ। मेजर रिफॉर्म्स प्रपोजल इंक्लूड द एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड रिफॉर्म्स द वीटो सिस्टम टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर प्रमुख सुधारों की बात करें तो सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए और वीटो व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए ताकि संगठन अधिक लोकतांत्रिक तरीके से और प्रातिनिधिक तरीके से दिखाई दे सके या बन सके या उस तरीके से वह काम कर सके। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जो कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से, यानी कि जब भारत अपनी विदेशी नीति तैयार करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखता है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। भारत की विदेश नीति भौगोलिक स्थिति से, ऐतिहासिक अनुभवों से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, आर्थिक हितों से, राजनीतिक नेतृत्व, जनमत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों आदि से क्या होती है, प्रभावित होती है, या इन सारे तत्वों को ध्यान में रखकर पॉलिसी डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के कोई 2 उद्देश्य बताओ। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड सपोर्टिंग ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट। भारत की विदेश नीति के अगर उद्देश्यों की बात करें तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना विदेशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, संप्रभुता की रक्षा करना और विश्व शांति एवं विकास का समर्थन करना आदि भारतीय विदेश नीति की उद्देश्य रहते हैं। अगला है, मेंशन एनी टू मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के समक्ष कोई 2 प्रमुख चुनौतियां बताओ। मेजर challenges include cross-border terrorism, border disputes, regional instability, maritime security, climate change, and balancing relations with major global powers।
भारत की विदेश नीति के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में सीमा पार आतंकवाद का होना, सीमा विवादों का होना, क्षेत्रीय अस्थिरता होना, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना आदि प्रमुख चुनौतियां हैं विदेश नीति के आगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी? भारत की परमाणु नीति क्या है? इंडिया फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस एंड नो फर्स्ट यूज, emphasizing responsible nuclear behavior while maintaining national security। भारत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और पहले प्रयोग न करने की नीति का पालन करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ उत्तरदायी परमाणु व्यवहार पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? यानी कि NFU जो पॉलिसी अपनाता है, पहले प्रयोग न करने की जो नीति है, उससे क्या मतलब है? यानी कि इंडिया कहता है कि हम पहले न्यूक्लियर हथियार यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम पे अगर अटैक होता है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। The no first use policy means that India will not be the first to use nuclear weapons but reserves the right to retaliate if attacked with nuclear weapons। पहले प्रयोग न करने की नीति का अर्थ हुआ कि भारत पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि उस पर परमाणु हमला होता है तो वह उसका उचित प्रतिघात जरूर करेगा। Mention any two changes in India's foreign policy after 2014। यानी 2014 के वर्ष 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में क्या दो परिवर्तन आप देखते हो, या कोई दो परिवर्तन बताओ। आफ्टर 2014 इंडिया placed greater emphasis on neighborhood engagement, the Act East policy, strategic partnership, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड एक्टिव ग्लोबल पार्टिसिपेशन। यानी कि 2014 के बाद भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एक्ट ईस्ट नीति, सामरिक साझेदारियां, आर्थिक कूटनीति और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी आदि पर क्या दिया है? जोर दिया है। व्हाट इज द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का क्या मतलब है? यानी कि पड़ोसी पहले, इसका क्या मतलब है? द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गिव्स प्रायोरिटी टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड कल्चरल रिलेशंस विद इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता देता है। व्हाट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी? यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड कनेक्टिविटी रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एक्ट पॉलिसी का उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संपर्क संबंधों को क्या करना है? सुधार, मजबूत बनाना है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वाई आर नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों का क्या महत्व है? देखो, जब हम अपने घर के बाहर वालों के साथ अगर पॉलिसी बनाते हैं या उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मोहल्ले वालों को, उसके बाद हम देखते हैं गांव वालों को। तो नेबरिंग कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड प्रमोटिंग पीसफुल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार, संपर्क और दक्षिणी एशिया में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों का भारत की विदेश नीति में स्पेशल योगदान होता है या महत्व होता है। यानी उनको स्पेशल हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हमारे कुछ पड़ोसी बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के कोई दो पड़ोसी देशों के नाम बताओ। इंडिया शेयर्ड लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। एनी टू एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें से कोई भी आप दो एग्जाम्पल बता सकते हो। ये सारी कंट्रीज के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमाएं साझा करता है। अब बात करें यूनिट 3 की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड? यानी बहुध्रुवीय विश्व क्या है? मैंने अभी कहा ना, कोई एक शक्ति का नहीं होना। A multipolar world is an international system in which power is shared among several major countries rather than being dominated by one or two superpowers। यानी बहुध्रुवीय विश्व वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें शक्ति एक या दो महाशक्तियों के बजाय अनेक प्रमुख देशों के बीच विभाजित होती है। यानी कि दुनिया में कोई एक कंट्री सुपर पावर नहीं होती, कुछ मेजर कंट्रीज के बीच, या कुछ मेजर कंट्रीज इस तरीके की पावर्स रखती है या इस तरीके का इन्फ्लुएंसर अपने पास रखती है, जिससे सिर्फ एक कंट्री डोमिनेटेड ना हो, उसे मल्टीपोलर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रोल इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड? समसामयिकी बहुध्रुवीय विश्व में भारत की क्या भूमिका है? इंडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बाय प्रमोटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सपोर्टिंग मल्टीलिटरलिज्म, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन ग्लोबल गवर्नेंस। भारत सामरिक साझेदारियों को बढ़ावा देकर
बहुपक्षवाद का समर्थन करके, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बना के और वैश्विक शासन में सक्रिय भागीदारी निभाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार अपना मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक अपनी स्पेशल जगह रखता है। मेंशन एनी टू सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र में कोई दो सुरक्षा चुनौतियां बताओ। मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूड मैरीटाइम टेररिज्म, पायरेसी, इलीगल ट्रैफिकिंग, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अमंग मेजर पावर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सी लैंड्स। हिंद महासागर क्षेत्र की अगर प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो समुद्री आतंकवाद होना, समुद्री डकैती, अवैध तस्करी, महाशक्तियों की सामरिक प्रतिस्पर्धा और जो समुद्री मार्ग है उनकी सुरक्षा आदि, इसमें कई तरीके की चुनौतियां शामिल है। वाई इज द इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए हिंद महासागर का सामरिक महत्व क्या है। द इंडियन ओशियन इज important because it carries major global trade routes, energy supplies, and supports India's security, maritime interest, and economic development. हिंद महासागर महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्गों व ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख माध्यम है और भारत की सुरक्षा, समुद्री हितों और आर्थिक विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनती है या बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। अगला है मेंशन एनी टू इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। समुद्री सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कोई दो कदम बताओ। इंडिया प्रमोट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू इनिशिएटिव सच एज सागर, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड इंक्रीज्ड नवल कोऑपरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज। यानी भारत ने सागर जैसे इनिशिएट लिए हैं और मित्र देशों के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाकर समुद्री सुरक्षा को क्या किया है, मजबूत किया है। अगला है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है या हम इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का दूसरा नाम एक और होता है, नाम बोल रहा हूँ मैं, विश्वीकरण, जो भी हो वैश्वीकरण इसको दूसरा हिंदी वर्ड है, हालांकि एक हिंदी वर्ड और भी है। इसको ऐसे समझो कि कोई कंट्री अक्रॉस दी बॉर्डर अदर कंट्री से इस प्रकार जुड़ जाए कि उस कंट्री की इकोनॉमी में कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जा सके, बिना रोक टोक के आ जा सके, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि किसी कंट्री का अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या कर देना, जोड़ देना, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। Globalization is the process of increasing economic, political, technological, and cultural integration and interdependence among countries across the world. वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक एकीकरण और परस्पर निर्भरता बढ़ती है या एक दूसरे के साथ वह जुड़ते हैं। मेंशन एनी टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण जब होता है तो इसके कोई दो सकारात्मक प्रभाव बताओ। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज अमंग नेशंस। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार के अवसर और विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। ये सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। मेंशन एनी टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। कोई दो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं बताओ जो विश्व स्तर पे है। मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन। प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो पूरी दुनिया की जलवायु परिवर्तित हो रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ये सारी इंटरनेशनल इश्यू है या एनवायरमेंटल इंटरनेशनल इश्यूज है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज refers to long-term changes in global temperature and weather patterns caused mainly by human activities and greenhouse gas emissions. जलवायु परिवर्तन से आशय है कि वैश्विक तापमान और मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तनों से है, जो कि मुख्यतया मानवीय गतिविधियों के कारण व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है। यानी कि जब हमारी जलवायु में कोई दीर्घकालीन परिवर्तन आता है और इवन नेगेटिव परिवर्तन आता है तो उसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इंडिया कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान क्या है। इंडिया प्रमोट्स रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफोरेस्टेशन, क्लाइमेट एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू इनिशिएटिव्स सच एज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, सतत विकास में योगदान देकर, वनीकरण के द्वारा, जलवायु कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट
फोर्थ की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आसियान। आसियान क्या है? आसियान, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, Asian nation, is a regional organization established in 1967 to promote economic growth, regional stability, and cooperation among Southeast Asian countries. आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1968 में आर्थिक विकास के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन, यानी ईयू क्या है? द यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री मूवमेंट एंड रीजनल कोऑपरेशन। यूरोपियन संघ यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है जो कि आर्थिक एकीकरण, मुक्त आवागमन और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। व्हाट इज ओपेक? ओपीईसी, Organization of the Petroleum Exporting Countries, was established in 1960 to coordinate petroleum policies and stabilize international oil markets among member countries. ओपेक की स्थापना 1960 में सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के में समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए की गई थी। ये जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से ही आपके छोटे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज है। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज ए ग्रुपिंग ऑफ मेजर इमर्जिंग कंट्रीज इकोनॉमीज दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो कि आर्थिक विकास, आर्थिक सहयोग, आर्थिक विकास और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार को क्या देता है? बढ़ावा देने का उद्देश्य से बनाया हुआ है। व्हाट इज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एससीओ, संघाई सहयोग संगठन क्या है? द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूरो एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। संघाई सहयोग संगठन यूरोशिया, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों के क्षेत्रों का एक संगठन है जो कि सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता के सहयोग के लिए बनाया गया है। व्हाट इज G20? G20 क्या है? द G20 इज द फॉर्म ऑफ मेजर इकोनॉमीज दैट डिस्कसेस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जहां वैश्विक आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। व्हाट इज सार्क? सार्क क्या है? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, was established in 1985 to promote regional cooperation, development and peace among South Asian countries. शार्क की स्थापना 1985 में दक्षिणी एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। व्हाट इज बिम्स्टेक? बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रमोट्स टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड रीजनल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल। यानी बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के बीच तकनीकी, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है या उसके उद्देश्य से स्थापित किया गया है। व्हाट इज IORA? IORA क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमंग इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। IORA हिंद महासागर तटीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देने वाला क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्वाड? QUAD, क्वाड क्या है? द क्वाड इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमंग इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड that promotes a free, open and inclusive Indo-Pacific region. क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सामरिक साझेदारी है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, क्वाड के तौर पे बोला गया है। अब बात करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन की, जिसमें मैंने हर यूनिट से सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे हैं। इस पूरी वीडियो में या यूं के पूरी PDF में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको पहले वहीं लेके चलता हूँ, बाकी तो हमने रखे हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहने वाले हैं।
एक एक्सपर्ट के जरिए हमें ये क्वेश्चन मिले थे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा कि मेजर पेपर में क्वेश्चन हमेशा अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। मैंने बाइलिंगुअल आपके सामने पूरे 11 क्वेश्चन रखे हैं, और सिर्फ 11 क्वेश्चन ही नहीं रखे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी हमने हिंदी एंड इंग्लिश में किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये पीडीएफ आपके लिए रहने वाली है एग्जाम में रामबाण, या यूँ कहे बहुत ज़्यादा फायदेमंद। इसमें सारे क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस किया है, दोनों मीडियम में एक्सप्लेन किए हैं, छोटे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, बी पार्ट के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, और वेबसाइट का लिंक चाहे किसी भी वीडियो में आप जाते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाता है। स्टडी मटेरियल में आप जाओगे, सेमेस्टर 6 के फोल्डर पे आप जाओगे तो वहाँ आपको मेजर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन के नाम से ये पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। तो आप ज़रूर इस फाइल को डाउनलोड कीजिए और आप इसको पढ़ाई करें। हालांकि थोड़ा सा लेट हो जाता है हम क्लास लाने में, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस एक साथ चल रही है और थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्टेज रहता है, क्योंकि मल्टीपल कामों में बिजी भी रहते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपके लिए हम वो सारी चीज़ें लेके आते ही हैं। सो यहाँ तक क्लास में बने रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे focused, and stay connected with your career readiness. Keep studying, keep growing. Have a nice day, have a great time. Thank you.